अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ गरीदा फारूकी और आप देख रहे हैं 60 मिनट्स। आम इंतखाबात के बाद धांधली और इल्जामात का एक सिलसिला शुरू हो गया था जो अभी तक जारी है, और अब जबकि ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं तो फिर एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला शुरू हो गया है। ये सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बार बार उठाया जा रहा है कि ज़िमनी इंतखाब क्या इस बार होगा साफ और शफाफ, और उसके साथ बल्दियाती इंतखाबात भी एक तनाज़े की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। दो सूबों में बल्दियाती इंतखाबात जमाती यानी कि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में, और दो सूबों में गैर जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। कभी इम्कान यही है यानी कि पंजाब और बलोचिस्तान में। इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में जबकि MQM सिंध में शोर मचा रही है। तो क्या इस सारे शोर शराबे से ये बल्दियाती इंतखाबात भी मुतनाज़ होने का खदशा पैदा हो गया है? इन तमाम इशूज़ पर, ज़िमनी इंतखाबात पर और होने वाले बल्दियाती इंतखाबात पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। बात करने के लिए तमाम बड़ी बड़ी पार्टीज के नुमाइंदगान आज हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा उस्मा बुखारी साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होंगी जनाब MPA शर्मिला फारूकी साहिबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे PTI पंजाब के सदर एजाज चौधरी। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के जान अचकज़ई साहब जो कि मौलाना फजलुर रहमान के तर्जुमान भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। और कुछ ही देर में टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगे MQM के MPA ख्वाजा इजहारुल हसन साहब भी। अस्सलाम वालेकुम तमाम गेस्ट को। जी वालेकुम अस्सलाम। एजाज चौधरी साहब, पहले आपके पास में आऊंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ग्रीवेंसेज हैं धांधली के, खास तौर पे ज़िमनी इंतखाब में अब तक जो पोलिंग के प्रोसीजर्स तय हो चुके हैं उससे आप लोग मुतमईन हैं? कतई मुतमईन नहीं है जी। अच्छा। और कल 21 तारीख को इस्लामाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन व्हाइट पेपर जो है 4000 सिफात पे मुश्तमिल है, उसे हम लेकर आ रहे हैं, जिससे 11 मई को होने वाले इंतखाब की कली तो खुल जाएगी और ये पता चल जाएगा कि लोगों का मैंडेट किस तरह चोरी किया गया है। अब ये जो 22 अगस्त को इलेक्शन हो रहा है, इस पे इत्मीनान कैसे हो सकता है? वही मशीनरी है, वही लोग हैं। हमने मुतालबा किया था कि अंदर और बाहर फौज को तैनात किया जाए, वो अभी तक फैसला नहीं हुआ है, ना ऐलान हुआ है। वो कराची में तो आपकी बात मान ली गई है पूरी तरह। देखिए, बाहर अगर कोई फौज के लोग खड़े भी होंगे, जब तक कि जहां पर ठप्पा माफिया ठप्पे लगा रहा होता है वहां पर नहीं होंगे तो ये काम ठीक नहीं हो सकेगा। एजाज साहब, वो कराची में तो आपकी बात मान ली गई है। काउंटिंग के मौका पर CCTV जो है वो लगा हुआ होना सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूं, मुझे अंदाजा जो आप फरमा रही हैं, जब ये होगा तभी अंदाजा होगा। कराची में फौज के बारे में एक फैसला पिछले इंतखाबात से 11 मई से पहले भी हुआ था कि वो वोटर लिस्टों की वेरिफिकेशन करेंगे, और जिस तरह वो वोटर लिस्टों की वेरिफिकेशन हुई थी वो कोई ऐसा काम नहीं था जिससे कोई तसल्ली बख्श नतीजा निकाला जा सकता। इसलिए हमें पूरे खदशात हैं। पंजाब के अंदर तो मैं तकरीबन अब तक 4 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं कि किस तरह सरकारी मशीनरी को, वज़रा को और फंड्स को इस्तेमाल किया जा रहा है नून लीग के कैंडिडेट्स की हमायत के अंदर, और ये प्री पोल रिगिंग के मुतरादिफ है। इसलिए मैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक खत भी लिख चुका हूं और उन तमाम हलकों की तमाम कामों की निशानदेही कर चुका हूं कि जो प्री पोल रिगिंग के ज़िमन में आते हैं। इसलिए हमें तो कतई कोई इत्मीनान नहीं है। इसलिए आज भी लाहौर के अंदर चेयरमैन इमरान खान थे और उन्होंने मुतालबा किया कि इंतखाबात को शफाफ होना चाहिए, वरना इसका कोई फायदा नहीं है। और यही हमने कहा। ठीक है, ये जो आप इल्जामात लगा रहे हैं, ये जो आप इल्जामात लगा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे, उस्मा बुखारी साहिबा आपके पास में आऊंगी, क्या जवाब देंगी इन इल्जामात का? देखिए जी गरीदा, इल्जामात तो बहुत सारी बातों पे लगाए जा सकते हैं, मैं भी बहुत सारे इल्जामात लगा सकती हूँ, लेकिन बात यह है कि अगर इल्जामात की कोई हकीकत है तो उसके प्रूफ के साथ इनको इलेक्शन कमीशन में जाना चाहिए। ठीक, और इलेक्शन कमीशन एक सौगन इदारा है और वो जी मुझे अगर बात करने की इजाजत दे दें तो अच्छी बात है। इसका फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना है। जहां तक PMLN का ताल्लुक है तो मैं कैटेगोरिकली कह रही हूं कि बिल्कुल PMLN जो है वो एज ए पार्टी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने ओन के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुझे सिर्फ कोई 1-2 जगह बता दें जहां मुजरा कराम जो है जिन्होंने कहा कि कैंपेन कर रहे हैं, कौन से तरक्याती फंड जो है वो अनाउंस किए गए हैं। कोई बात ऑन द फ्लोर हमें सामने बताएं तो सिर्फ इल्जामात लगाने से
کوئی بھی آپ دیکھیے کہ وزیر اعلیٰ بھی تمام وزراء کرام بھی اس وقت ہم سیلاب سے نپٹنے کی وہ جو ہے تیاری کر رہے ہیں, سب لوگ وہاں مصروف ہیں. کوئی بھی کسی بھی الیکشن کے حلقے میں کوئی جو ہے حکومتی نمائندہ نہیں گیا ہے. عظمیٰ جی اعجاز صاحب بتانا چاہتے ہیں. اعجاز صاحب جی میں بتا رہا ہوں جی, NA 129 کے اندر TMA اور اس کا پورا عملہ, جو خاتون وہاں سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں نون لیگ کی طرف سے, ان کے سگے بھائی وہ اس کے آفیسر ہیں نشتر ٹاؤن کے, وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ وہاں پر پوری طرح الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں. کل میں NA 68 سلا والی گیا تھا, وہاں پر میرے پاس تصاویر موجود ہیں, TMA کا پورا عملہ وہاں پہ کام کر رہا ہے. اور وہاں پر اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا اقبال صاحب وہاں پر کیمپین کر کے آئے ہیں. وہاں پر صوبائی وزراء وہاں پر NA 68 میں کیمپین کر کے آئے ہیں. اسی طرح عظمیٰ جی یہ پروف کے ساتھ کچھ ابھی مکمل ہے, باقی گیسٹ بھی ہے نا, ان کے پاس بھی ذرا جانا ہے. 142 کے اندر وفاقی وزیر ریلوے اپنے چھوٹے بھائی کی کیمپین کے لیے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں. اگر آپ چاہیں گے تو میرے پاس پورا ایک دفتر, میں نے یہ کہا ہے آپ کو کہ میں نے چیف الیکشن کمشنر کو ان ساری یہ تو بڑی الارمنگ, اعجاز صاحب یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے, چونکہ باقی گیسٹ بھی ہیں. عظمیٰ صاحبہ کیا کہیں گی آپ پروفز کے ساتھ؟ انہوں نے دیکھیے بات یہ ہے, نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ سعد رفیق صاحب کا بھائی الیکشن لڑ رہا ہے اس لیے وہ کوئی ممنوع اس کے لیے چیز ہے. سلمان رفیق کی اپنی آئیڈینٹی ہے, وہ پہلے بھی اس حلقے سے MP رہ چکے ہیں, اور میں خود اس حلقے کے اندر جو ہے میں کوارڈینیٹ کر رہی ہوں مختلف جو تنظیمیں ہیں, اور ہم اس کو الیکشن کو آبزرو کر رہے ہیں. قطعی طور پر اعجاز چودھری صاحب کی بات میں اس حلقے کے حوالے سے کیٹیگوریکلی کہہ سکتی ہوں کہ وہاں پر قطعاً سعد رفیق صاحب نہ کسی میٹنگ میں آئے ہیں, نہ کسی جلسے سے انہوں نے خطاب کیا ہے, نہ وہ کوئی کیمپین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے یہ جو جہاں میں خود موجود ہوں اس کو تو میں کیٹیگوریکلی وہ کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے, جہاں تک ان کے ثبوت مجھے نہیں معلوم, میں نے نہیں دیکھے ہیں وہ کیا ثبوت ہے. دیکھیے TMA کا کام کیا ہوتا ہے غریدہ, TMA کا کام ہے کہ وہ صفائی اور وہ جو بینر وینر اور یہ چیزیں جو ہے وہ اگر وہ جو ان کی جتنی بھی صفائی کی صورتحال ہے یا وہ جو علاقے کو مینجمنٹ کرنے کی بات ہے, تو ہر ادارہ اپنا کام چھوڑ تو نہیں دے گا. اس کا یہ کہنا کہ وہ نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں یا نون لیگ کے لیے فیور کر رہے ہیں, تو یہ بات مناسب نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. PMLN کی کم از کم ایسی کوئی پالیسی نہیں. ٹھیک ہے, میرے پاس باقی گیسٹ بھی ہیں, سر ان کے پاس وہ اپنا کام نہیں, TMA اپنا کام نہیں کر رہا. اچھا اعجاز صاحب میرے پاس باقی گیسٹ بھی ہیں, ان کے پاس بھی ذرا مجھے جانا ہے. ہمارے کینڈیڈیٹ کے پوسٹر اور فلیکسز اتار رہے ہیں اور نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کے لگا رہے ہیں. یہی بات غریدہ میں یہی سننا چاہ رہی تھی, بیسیکلی ان کو یہ اعتراض ہوگا. دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ جگہیں جو ہیں اور یہ شکوہ جواب شکوہ ان کے اوپر یہ بیسک TMA کے لوگ جو ہیں وہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کے پوسٹر لگا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کے والے کے اتار رہے ہیں. یہ ویلڈ اعتراض نہیں ہے. اچھا عظمیٰ جی اور اعجاز صاحب, یہ شکوہ جواب شکوہ ہوتا رہے گا پنجاب کی حد تک. ذرا آگے بڑھتے ہیں, باقی گیسٹ بھی میرے ساتھ موجود ہیں. اعجاز صاحب آپ چونکہ پنجاب کے صدر ہیں, لیکن میں چاہوں گی کہ آپ اس پروگرام میں اپنی پارٹی کی اوور آل دا کنٹری بھی ذرا نمائندگی کر دیں. چلیں باقی صوبوں میں تو آپ کو اعتراض ہے اعجاز صاحب, خیبر پختونخوا میں تو آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے, وہاں تو دھاندلی نہیں ہوگی نا؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ بھی یہ بات ذرا نوٹ کر لیں غریزہ کہ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے, یہ صوبائی حکومت کا کام نہیں ہوتا ہے الیکشن کنڈکٹ کرانا. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر وہاں پر بھی صوبائی حکومت آپ کو مداخلت کرتی ہوئی نظر آئے تو میڈیا کو پورا حق ہے کہ اسے پوائنٹ آؤٹ کرے. میں یہ کہہ رہا ہوں میں ہوں یا کوئی اور ہو, حکومت کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. پنجاب کے اندر اور باقاعدہ کیمپین چلا رہے ہیں, ایک کے بھائی وہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں, اور یہ KP کے لیے میں نے اعجاز صاحب میں نے KP کی بات اس لیے چھیڑی, اعجاز صاحب میں نے KP کی بات اس لیے چھیڑی کہ جان اچکزئی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی جان اچکزئی صاحب. غریدہ فاروقی بہت شکریہ. میں اعجاز چودھری صاحب کی خدمت میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے جو شکایتیں ہیں انہوں نے پنجاب کے حوالے سے سامنے رکھی ہے, لیکن PTI کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, وہاں پہ جو ہے سرکاری مشینری کا بدترین استعمال ہو رہا ہے. خود جناب عمران خان صاحب جو ہے صوبائی حکومت کے ہیلی کاپٹر میں لکی مروت آئے ہیں, ان کے ریونیو کے منسٹر ہیں جن کی ویڈیو ہے لیٹ می فنش. اعجاز مجھے فنش کرنے دیں, دیکھیے آپ مجھے فنش کرنے دیں, آپ مجھے, میں بھی آپ کو بولنے نہیں دوں گا. لیٹ می فنش. اچھا NA 25 سے ان کے ریونیو, آپ مجھے بولنے دیں پلیز, میں نے آپ کو سنا تھا. ہر پارٹیسپینٹ اپنی ٹرن پہ بولے گا پلیز.
NA-25 इनके रेवेन्यू मिनिस्टर है जनाब गंडापुर साहब, वो वहां पे खुद कैंपेन चला रहे हैं। इनके स्पीकर्स हैं, वो खुद अपने बाई के कैंपेन में मसरूफ हैं। ये मुझे अजीब बात है कि शिकायत तो है पंजाब के हवाले से, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, प्री पोल रिगिंग हो रहे हैं, और इसके आप जो है इंतखाबात कंडक्ट कराना ECP का काम है। मेरे ख्याल में ये नया पाकिस्तान की बजाय वही पुराना पाकिस्तान है जिसका शिकायत ये कर रहे हैं। ठीक है, ज़िमनी इंतखाबात की शिकायतें सामने आ गई, मजीद इस पे बात करेंगे, लेकिन जो कि मेरी एक और गेस्ट बहुत देर से खामोश बैठी हुई है, शमीला फारूकी साहिबा। शमीला जी, आपके पास में आऊंगी। ये आप लोग MQM से क्यों छेड़ते क्यों रहते हैं आप लोग MQM को ऑन एंड ऑफ? फिर नाराज कर दिया आपने MQM को बलदियाती बिल पे। शुक्रिया गरीदा, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने किसी को छेड़ दिया है। एक कानून साजी हुई है, सिंध असेंबली ने एक लोकल गवर्नमेंट बिल के ऊपर लेजिस्लेशन की है। हाँ। और उसमें किसी भी शख्स या किसी भी जमात को अपने तहफ़्फ़ुज़ात और अपनी शिकायत रखने का हक है। ऐसी बात नहीं है कि इस बिल के ऊपर PML फंक्शनल को कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने भी 3 अमेंडमेंट्स मूव करी और उसमें से एक अमेंडमेंट हमने एक्सेप्ट भी करी, 2 रिजेक्ट हुई। इसी तरीके से अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, जिससे पहले भी राब्ते हुए और पहले भी उनसे ड्राफ्ट शेयर किया गया, अगर वो कोई अमेंडमेंट लाना चाहते थे तो वो ले आते। दूसरी अहम चीज ये है कि गरीदा देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, पीपल्स पार्टी हो या सिंध असेंबली की दीगर जमातें हो, सब यही चाहती थी कि एक अच्छा कानून सामने आए जिसके तहत लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हो पाकिस्तान के अंदर, खुसूसी तौर पे सिंध के अंदर। क्योंकि हम पे तो ये इल्जाम लगाया जाता था कि हम लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस करवाएंगे ही नहीं, और अगर हमारी ख्वाहिश होती और अगर हमने मेहनत न करनी होती तो हम कोई कॉपी पेस्ट कर लेते। जी नहीं शमीला जी, सिर्फ इल्जाम नहीं, पिछले 5 साल में इस पे हो गया ना। हाँ देखिए ना, तो अब ये इल्जाम तो हम पे ही लग रहा है ना, बाकी तो कोई इसे डिफेंड करने भी नहीं आता। बाकी जमातें अगर आप उनसे पूछेंगे तो कहेंगे जी पीपल्स पार्टी से पूछें, वो सबसे बड़ी जमात है, क्यों नहीं किया उन्होंने। तो मसला ये है कि पिछले 5 सालों में 4 दफा मुख्तलिफ कानून आए, कभी 79 का आया, कभी 2012 का आया, फिर 79 का आया, फिर दूसरा आया, और जिसके ऊपर पूरी सिंध ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है सरापा एहतजाज भी रहे और कैंपेन भी चलाई। अब जो कानून आया है उससे पीपल्स पार्टी भी सहमत है, फंक्शनल लीग भी सहमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसे सपोर्ट किया है, नवाज लीग ने भी इसे सपोर्ट किया है। नहीं सपोर्ट किया तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने नहीं किया। और आज भी हम ये कहते हैं कि अगर देखिए ये तो उनके नुमाइंदे आएंगे तो वो आपको बताएंगे ना कि उनसे क्या इश्यूज हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन आज भी हमने ये कहा है कि अगर उनका कोई इश्यूज है, लाइन पे ज्वाइन करेंगे। मैं चाहूंगी कि ख्वाजा इज़हार साहब टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करें। जी शमीला साहिबा, कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। जी देखिए, हमने आज भी उनसे गुजारिश करी है कि हमारे राब्ते उनसे रहेंगे, और अगर वो इस कानून में कोई अमेंडमेंट्स चाहते हैं, तरमीम चाहते हैं, तो हम उसे वेलकम करेंगे। प्लीज हमारे साथ शेयर करें जिस तरीके से हमने बाकी लोगों के साथ शेयर किया। मुझे याद है कि सुबह सवेरे जब हम पार्लियामेंट्री पार्टी हमारी बैठी थी CM के चेंबर में, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरा डेलीगेशन आया था 4 मेंबर्स का, और उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स हमें दी कि जी हम चाहते हैं, हमने कहा ले आए। फंक्शनल लीग वाले लेकर आए, इसी तरीके से नवाज लीग ने हमें सपोर्ट किया। तो अगर आप इसमें कोई अमेंडमेंट्स चाहते हैं, इस बिल की बेहतरी चाहते हैं, इसमें मजीद अच्छी चीजें चाहते हैं, तो आप बेशक लेकर आए। लेकिन हर पे आखिर कोई चीज नहीं होती। अमेंडमेंट्स का इंतजार क्यों नहीं किया जो आप बिल मंजूर करवाने के बाद कह रहे हैं? नहीं, बात यह है कि एक तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन थी जो 15 अगस्त उन्होंने कहा था कि आपने उससे पहले लेजिस्लेशन करनी है। हमने ये बिल तैयार किया, ड्राफ्ट तैयार किया, और हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो असेंबली में मौजूद हैं उनसे शेयर किया। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमें अपनी अमेंडमेंट्स दे दी, अपनी तजावीज़ दी, जो हमने इनकॉर्पोरेट भी करी इस बिल के अंदर। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से कोई अमेंडमेंट नहीं आई, और अगर पहले नहीं आई तो उस दिन आ जाती, क्योंकि इस पे डिबेट भी हुई इस बिल के ऊपर। इस बिल के ऊपर अमेंडमेंट्स भी आए। सुबह हमने कोई 11 बजे सेशन शुरू किया था, शाम को 4:30 बजे खत्म हुआ है जब बिल पास हुआ है, और इसके ऊपर बकायदा बहस हुई है, अमेंडमेंट्स भी मूव हुई हैं। अच्छा, अगर मुझे ये बताइए हम वेलकम करते हैं कि अगर MQM ऐसे ही नाराज रहती है तो इस बिल के साथ आप सिंध में मूव कर सकते हैं लोकल गवर्नमेंट में MQM के बगैर, खास तौर पे कराची में? नहीं, देखिए बात यह है कि हम जब इस लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत जब हम
बल्दियाती इंतखाबात में जाएंगे तो अगेन इसमें MQM का ये जमहूरी हक होगा, आया वो इसके तहत इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं या नहीं, ये तो उनका जमहूरी हक है, ना हम इनको फोर्स करेंगे ना हम उनको रोकेंगे। और MQM एक बड़ी समझदार डिसिप्लिन जमात है और मैं समझती हूँ कि वो अपना फैसला खुद बेहतर कर सकती है। ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि ख्वाजा इज़हार साहब यहाँ हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करें ताकि उनका स्टैंड भी शामिल हो सके। बल्दियाती इंतखाबात, बल्दियाती बिल को ही आगे लेके चलेंगे पंजाब में। और आपके पास दोबारा होंगे एजाज चौधरी साहब, आप लोगों को एतराज क्या है पंजाब में गैर जमाती बल्दियाती इंतखाबात पर, क्यों है एतराज ये? जरीदा, पहली बात तो ये है कि ये जो मुसव्वदा यहाँ पर बिल का पेश किया गया है ये असल में आइन की रूह के मुनाफी है। आइन का आर्टिकल 140A ये कहता है कि सियासी, इंतजामी और माली तौर पे ये अदारे खुद मुख्तार होने चाहिए। जो बिल यहाँ पे पेश किया गया उसमें से ये रूह ही निकाल ली गई है। अच्छा। सिरे से ये चीजें नहीं है। और वहां पर अलग अलग फाइनेंशियल अथॉरिटी है, वहां पर एम्प्लॉय की अलग अथॉरिटी है, यानी कि आपको वही एतराज है जो एजुकेशन की अलग अथॉरिटी है, हेल्थ की अलग अथॉरिटी है। ये डेवोल्यूशन का मंसूबा नहीं है, उसकी रूह से ये बिल्कुल खाली है। दूसरी बात ये कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो बेसिक मैनिफेस्टोज हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि ये अदारे जमाती बुनियादों पे इंतखाबात इसके होंगे। और गैर जमाती जो इंतखाबात होता है ना उसमें खरीदो फरोख्त की मंडी लग जाती है। ये जो COD पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान था, नहीं मेरी गुजारिश सुन लीजिए ना, गलत होते आए हैं, अगर वो मुसलसल गलत काम होता रहे तो उसको जारी रहना चाहिए। ये COD के 10 नंबर उसका जो आर्टिकल ये शेख थी उसमें लिखा हुआ है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहदा हुआ है। मुझे नहीं समझ आती कि आज हुकूमत नून लीग की मरकज में भी और सूबे में भी है, पिछले 5 साल तो इन्होंने इंतखाब सिरे से करवाया ही नहीं है। 3 साल पहले ड्यू था। आइन ये कहता है कि पिछले अदारे अगले आने वाले अदारों को चार्ज देकर जाएंगे। और इसमें आपको पता है रूरल और अर्बन डिवाइड कर दिया है। पूरी दुनिया से ये डिवाइड खत्म हो चुकी है। अकलियतों और खवातीन की नुमाइंदगी यानी कि एजाज साहब आपको वही मसाइल हैं, वही एतराजात हैं जो सिंध में MQM को हैं। उसमें बुखारी साहब आपके पास मुझे MQM मैं आपको क्लियर कर दूं, मुझे MQM के एतराजात का कुछ इल्म नहीं है। हम तो बेसिक वो जो एक एजाज साहब मुझे उस्मा साहिबा के पास जाने दीजिएगा। एजाज साहब मुझे उस्मा साहिबा के पास जाने दीजिएगा। मुनाफी है ये, ठीक है। एजाज साहब आपका पॉइंट नोटेड, उसे मुस्तरद करते हैं। एजाज साहब आपका पॉइंट नोटेड। उस्मा साहिबा आप लोग ये गलत काम क्यों करने जा रहे हैं? देखिए जी, वही गलत काम है जो KPK की गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस कर चुकी है अपनी वेबसाइट के ऊपर। उन्होंने जो बिल डाला उसमें उन्होंने भी यही कहा कि जो काउंसिलर लेवल पे इलेक्शन होगा वो गैर जमाती होगा और उसके ऊपर जो इलेक्शन होगा वो जमाती होगा। पहली बात यह है कि जो दूसरा एजाज, मेरी गुजारिश, आप सीनियर है एजाज साहब, मेरी गुजारिश है कि हर एक को थोड़ा बोलने के लिए टाइम, ये भी जमहूरियत की एक सेंस है कि हर एक को बोलने का मौका मिलना चाहिए। मेरी गुजारिश ये है इसमें कि एजाज चौधरी साहब ने मेरे ख्याल बिल ठीक से पढ़ा नहीं है और ये जो कह रहे हैं कि बिल्कुल डेवोल्यूशन ही नहीं है, इसमें डेवोल्यूशन हद से ज्यादा है। अभी जो अथॉरिटीज की वो बात कर रहे हैं, हेल्थ की अथॉरिटी, हम इसकी जो एजुकेशन की अथॉरिटी है, हम अथॉरिटीज के जरिए और डिवॉल्व करना चाह रहे हैं। ये जो एजुकेशन और हेल्थ जो है, जो बेसिक हमारा वादा है, जो हम चाहते हैं लोगों की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उसको आम और लोकल नुमाइंदे जो है वो बैठकर डोर स्टेप पे हल करें, उनको भागना ना पड़े उसके लिए। जहां तक गैर जमाती की बात है तो बड़ा अजीब है कि जब 2001 के अंदर जब मुशर्रफ साहब ने ये इलेक्शन कराई तब PTI उनके साथ थी गैर जमाती इलेक्शन के लिए, और 2005 में भी उन्होंने चुनचरा नहीं किया। आज इनको, और फिर ये इनके नुमाइंदे वहां मौजूद हैं। जो हमने पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई उसमें गरीदा एटलीस्ट 15 दिन ब्रेन स्ट्रॉमिंग की है उस कमेटी ने बैठ के, तमाम वहां नुमाइंदे मौजूद हैं। इनकी बहुत सारी अमेंडमेंट्स जो हैं वो हमने इनकॉर्पोरेट की हैं। कल ये दोबारा इनकी आज उन्होंने दोबारा जमा कराई हैं, कल वो दोबारा आ रही हैं, उसको हम दोबारा मुझे जाना है। मेरी गुजारिश ये है गरीदा, सिर्फ सेंस समझने की जरूरत है जी। देखिए सेंस ये है कि हर चीज को सियासत की नजर नहीं होना चाहिए। वो आदमी जो आम आदमी के मसाइल हल करने की एबिलिटी रखता हो उसके ऊपर पार्टी टैग नहीं होना चाहिए। PTI के जो लोग हैं वो PTI के लोग ना ढूंढते फिर अपने काम कराने के लिए। ठीक है उस्मा जी, आम आदमी के लिए कोई पार्टी की तखसीस नहीं होनी चाहिए। ठीक है उस्मा जी, योर पॉइंट नोटेड। जहां नजीक ज़ही साहब आपके पास में आऊंगी, आपने ज़िमनी इंतखाबात पर तो सवाल उठाए हैं, उसमें PTI की कारकर्दगी, गवर्नमेंट से इंटरफेरेंस सवाल उठाए हैं आपने। बल्दियाती इंतखाबात के बारे में तो आपको कोई एतराज नहीं है?
केपी गवर्नमेंट पे? देखिए, बल्दियाती इंतखाबात तो मेरे ख्याल में जो मसौदा उन्होंने पेश किया है, ये जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये तो वही जो मुशर्रफ के दौर में 2001 का जो मसौदा था उससे मुशाबहत रखता है। अच्छा। अब इसमें ये लोग कह रहे हैं कि अर्बन और रूरल डिवाइड की हम बात करते हैं, लेकिन वो कोशिश जब उस मसौदा की भी ये कोशिश थी, वो सिस्टम था, लेकिन उसे हमने देखा कि ये और रूरल और अर्बन डिवाइड और हो गया और सब जो है लेवल तक वो पहुंच गया। तो इसके साथ ही कहते हैं कि जो है हम इंतखाब पार्टी बेसिस पे करना चाहते हैं, लेकिन लोकल लेवल पे विलेज की सतह पे फिर जो है काउंसलर जो है वो गैर सियासी होगा। तो अच्छा। आप इस कंट्राडिक्शन को आप किस तरह करेंगे? फिर तीसरा कंसर्न जो हमारा है, ब्यूरोक्रेसी तो वैसे भी सूबाई हुकूमत को चला रही है, अब डिस्ट्रिक्ट हुकूमत को भी चलाएगी, इनके लिए कोई वो मैकेनिज्म नहीं है। सिर्फ ज़िया-उल-हक के जो वो है उसको रीड्रेस करके जिस तरह दूसरे बिल लाए जा रहे हैं, ये भी एक कोशिश है। लिहाजा अगर ये इसी शक्ल में ये लोग पेश करेंगे असेंबली में, हम इसकी भरपूर मुखालफत करेंगे। ठीक है, एजाज चौधरी साहब, आप पे भी एतराज उठ रहे हैं केपी में? जी, मैं अर्ज कर, नहीं, मेरा ख्याल है चकजई साहब को पता नहीं है। मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल तमाम इंतखाब वो जमाती बुनियादों पे होगा। ये बिल्कुल मुख्तलिफ, इन्होंने फरमाया ज़िया-उल-हक का मंसूबा है, मेरा ख्याल है कि इनको ये पता नहीं है। हम नहीं, जनरल मुशर्रफ का 2001 ऑर्डिनेंस है। चलिए, आपकी जुबान से निकल गया होगा। मैं आपसे बताता हूं कि न मुशर्रफ वाला है न ज़िया-उल-हक वाला है, ये विलेज काउंसिल का है, जहां पर जो दही आबादी है उसको इख्तियार दिया गया है। यूनियन काउंसिल से भी छोटा एक यूनिट बनाया गया जिसे विलेज काउंसिल कहते हैं, फिर रूरल काउंसिल है, फिर ऊपर सारी टियर आते हैं। ठीक है, मैं समझता हूं, आप देखिएगा वो बिल्कुल डेवोल्यूशन का मंसूबा है, उसमें माली इख्तियारात मौजूद हैं। मैं उज़्वा बीबी से ये अर्ज करूंगा कि कल हम इस बिल को मुस्तरद कर देंगे आपकी असेंबली के फ्लोर के ऊपर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, मुझे जरा ख्वाजा इजहार साहब के पास जाना है। अब ख्वाजा इजहार हसन ने हम खरीदा, मुझे इसमें सिर्फ उसमें जी आपके पास आऊंगी। ख्वाजा इजहार जरा वेट कर रहे हैं, जरा उनके पास जाने दीजिएगा। ख्वाजा इजहार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा इजहार साहब, आई होप कि आपने शमीला फारूकी साहिबा की बात सुन ली होगी। शर्जील मेमन साहब ने आज बड़ी पॉजिटिव बात की है कि हम अभी भी ओपन हैं, हमारे डोर्स ओपन हैं, एमक्यूएम अपनी तजावीज लेके आए, हम तरमीम करेंगे। सो एमक्यूएम का प्लान क्या है अब नेक्स्ट लोकल गवर्नमेंट बिल पे? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये कि आप मीडिया कंजम्पशन के लिए अपनी गुफ्तगू करें और आप कहें कि जनाब हम सब के लिए ओपन है, मफाहमती अमल जारी रहेगा, रिकन्सिलिएशन जारी रहेगा, और करें आप अपनी। ठीक, जितना मर्जी आप तजावीज मांगे, फोटो सेशन कराएं, हमें बार बार चाय पिला के रुखसत करें, और उसके बाद हमारे बाद आपने करनी अपनी वही है, वही ढाक के 3 बात। तो फिर हम ये समझते हैं कि ये फिर सियासत नहीं है, ये फिर मशावरत नहीं है, ये फिर मुनाफकत है। और अब इस हवाले से पीपल्स पार्टी के साथ तो आपको पता होगा कि एक दौर हम पहले भी गुजार चुके हैं, सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट, और शर्मिला ने और मैंने बैठकर सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट को आप ही के चैनल पर डिफेंड किया, एक साथ हम आवाज होकर, और हमने इसे सिंध के मफादात का जो सबसे बड़ा कानून करार दिया, और 90% वोटिंग हुई है असेंबली के अंदर। लेकिन क्या हुआ कि वो चंद जो है वो तवे टमाटर और वो अंडे वाले जो पॉलिटिशियन थे, जो बिला वजह के, जिन्होंने सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को शायद ब्लैकमेल करने की कोशिश की, और उसके बाद 2013 में पीपल्स पार्टी को सिंध के अवाम ने भरपूर मैंडेट दिया और उनको नाकाम किया। तो जब उन तवे वालों के लिए आपने अपने आप को परेशान हाल पाया, तो सिंध की जो 50% आबादी पे मुश्तमिल आपकी जो अर्बन पॉलिटिकल पार्टी है, जो सिंध की दूसरी जमात है, उसको आपने यकसर नजरअंदाज कर दिया। तो आपने ये सिर्फ हमें नजरअंदाज नहीं किया, आपने 50% सूबे सिंध के मकामी बाशिंदों और उसका शहर दारुल खिलाफा कराची, जो पाकिस्तान का 68% रेवेन्यू देने वाले शहर को मुस्तरद किया है। तो ये हम समझते हैं कि ये निजाम ब्यूरोक्रेसी का निजाम है, और आर्टिकल 140A जिसके अंदर मालियाती जिम्मेदारी और इख्तियार मकामी हुकूमतों को होना था, वो ब्यूरोक्रेसी के हाथ में होगा, और कराची को और हैदराबाद को आप ब्यूरोक्रेट्स के जरिए कंट्रोल करें। ठीक है, ख्वाजा साहब, पॉइंट नोटेड। मजबूरी है, एक ब्रेक लेनी है, लेकिन आप मेरे रहिएगा, आपके शिकवे का जवाब शिकवा हम लेंगे शमीला फारूकी साहिबा से। लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं।
वेलकम बैक टू 60 मिनट्स। बात कर रही हूं मैं ज़िमनी इंतखाबात पर और बल्दियाती इंतखाबात पर। शमीला फारूकी साहिबा और ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, इन दोनों से जरा मैं बात करना चाहूंगी ताकि सिंध का जो एक झगड़ा स्टार्ट हुआ है बल्दियाती इंतखाबात पर, बल्दियाती बिल पर, वो तो कम से कम सॉर्ट आउट हो जाए या उसकी कोशिश की जाए बात करने की। शमीला साहिबा, ख्वाजा इज़हार साहब का शिकवा आपने सुन लिया, आपका जवाब शिकवा मुंतज़िर है इसका। ख्वाजा इज़हार साहब ने कहा कि आप लोग पीपल्स पार्टी सुनती सबकी है, करती अपनी है। गरीदा ख्वाजा साहब मेरे भाई हैं और बहुत ही काबिल एहतराम है और बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पिछले 5 साल में तो हमने ये सबके सामने आया किया है कि हम सुनते भी सबके हैं और करते भी वही हैं जो लोग हमें कहते हैं, और हम बैकफुट पे भी चले जाते हैं, अपने लोगों को पीछे रखते हैं और दूसरी जमातों को मुफाहमत के नाम पे आगे रखते हैं। ये तो आपके सामने पिछले 5 साल में मेरे ख्याल है कि कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और होता आखिर में ये है कि लानत मलामत भी हमारी होती है और ये भी कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी में थी, कर लेती, किसने रोका था। बात ये है कि ये जो नया बल्दियाती निजाम आया है जो बेसिकली एक 79 का जो सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि इसमें किसी किस्म की कोई तरमीम नहीं आ सकती है। जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा और ख्वाजा साहब भी वहां पर मौजूद थे, और ये जो भी आप जमाती और गैर जमाती की बात कर रही हैं, ये अमेंडमेंट फंक्शनल लीग लेकर आई थी कि जनाब ये भी जो बिल हो इसमें ये लिखें कि जनाब ये नॉन पार्टी बेसिस पर होना चाहिए। और हमने यही कहा कि जनाब हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये बात कर चुके हैं, हमारे मैनिफेस्टो में ये मौजूद है, और हम किसी को धोखा नहीं देना चाहते और ना ही आवाम को धोखा देना चाहते, क्योंकि यही लोग होते हैं आप और मैं जो लड़े होते हैं और हमारा ताल्लुक किसी का पीपल्स पार्टी, किसी का एमक्यूएम का, किसी का नवाज ली, किसी का फंक्शन से होता है और हम नाम बदल लेते हैं अवाम दोस्त हक परस्त। हमने कहा कि जी हम लोगों को पॉलिटिकल अवेयरनेस देना चाहते हैं, ठीक, हम ग्रास रूट लेवल तक लोगों को पोलिटिसाइज करना चाहते हैं ताकि वो अपनी आइडेंटिटी जो है उसकी बुनियाद पे इलेक्शन लड़ें। देखिए अमेंडमेंट्स आ सकती हैं, आज भी हम यही कह रहे हैं कि देखिए अगर कोई आप वही पॉइंट कह रही हैं, इश्यूज हैं, तो आप इसमें तरमीम लेकर आ जाए, ओपन टू दिस। ठीक है, ये कोई आना का मसला नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का मसला नहीं है। देखिए ये वो मसला है कि जहाँ पर हम चाहते हैं कि सिंध के अवाम को वो निजाम मिले जिससे बेहतर जो लोग इसे ओन करें। फॉर द अमेंडमेंट्स इन लोकल गवर्नमेंट बिल। ख्वाजा साहब कमिंग बैक टू यू, अब बताइए, बार बार दावत दे रही है। रिस्पेक्ट यू लॉट, लेकिन मैं शायद थोड़ा सा मेरी आदत है बात जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड और तल्ख कर देता हूँ जी। आपको शायद गना गुजरे, मुझे नहीं पता आपके दिमाग में या आपकी पार्टी में ये ख्याल कब आया कि अमेंडमेंट पेश की जा सकती है। मुमकिन है आज आया हो, चले खुशाइन बात है, लेकिन जिस तरीके से आपने ये 126 सफ़ात का बिल असेंबली में पेश किया था ना, तो बिल पेश करने के बाद इंट्रोड्यूस होता है, इंट्रोड्यूस करने के बाद पार्टियों को मौका दिया जाता है कि बिल पढ़िए और पढ़कर फिर आइए तो कंस्टिट्यूशन में जाता है। आपने तो 126 सफ़ात जिसकी तमाम कॉपीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपीएस के पास भी नहीं थी, आपने इंट्रोड्यूस किया, आपने कंसिडरेशन भी की और आपने उसको पास भी कर दिया। अगर आपके विजन बिल उसमें अमेंडमेंट की होती तो आप इंट्रोड्यूस कर लेजिस्लेटिव पॉलिसी के तहत या तो स्टैंडिंग कमेटी में भेजते या उसमें एक हफ्ते का गैप मिलते। अगर ये ख्याल आ जाए तो बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन 1979 का जो लॉ है, जिस लॉ के लिए पीपल्स पार्टी ने जनरल जिया के दौर में कुर्बानियां दी हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी को कोड़े लगे हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी डिप्राइव्ड हुई है और पीपल्स पार्टी के अपने मैंडेट के लोग जो उस जमाने के वो हैरान है कि जिस जिया के दौर में 1979 में पीपल्स पार्टी को कट डाउन करने की कोशिश की गई थी, आज उसी 1979 को पीपल्स पार्टी लाके कह रही है कि उसमें अमेंडमेंट करें। अरे भाई नया लॉ लेकर आए, छोड़ दें 2001 को, छोड़ दें। यानी कि आप अमेंडमेंट्स को नहीं मानते, आप कहते हैं ऑल टुगेदर नया है। मैं जरा जवाब देना चाहती हूँ उसका। जी सेकंड जी, मैंने ये कहा कि 79 का स्ट्रक्चर जरूर है, लेकिन हम इसे आज के लिहाज से, आज की तारीख में हमने इसमें मजीद तरामीम करके इसको एक बेहतर सिस्टम बनाया है। नहीं, दूसरी चीज ये है कहती है कि ये तरामीम की आपने 3 तरामीम बता दो। नहीं, और दूसरी चीज ये है कि मैं ये बता दूं कि ये जो 79 का जो सिस्टम है ये एक्चुअली बना था 72 के अंदर। भुट्टो साहब ने ये पॉलिसी बनाई थी, टाउन कमेटीज, म्युनिसिपल कमेटीज, ये वो तमाम चीजें भुट्टो साहब की एक पॉलिसी थी। लंबी होती जाएगी, दूसरी चीज टाइम कम है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है गरीदा कि हमने ये ड्राफ्ट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से शेयर किया था
اور آپ کو بھی پتا ہے آپ کا چینل اور سارے چینل اسے لائیو دکھاتے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی کا وفد یہاں پہنچا، ایم کیو ایم کے فلاں، اب یہ میٹنگ ہوئی، اب گورنر ہاؤس پہنچے، اب یہ ہوئے. سب سے زیادہ ملاقاتیں شرمیلا جی تو ہماری ملاقات ہو نہ سکی. میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ اب آگے ہوگا کیا. خواجہ اظہار صاحب واٹ نیکسٹ؟ دیکھیے ابھی بھی دیکھیے امینڈمنٹس لے کر آیا نا، فنکشن لیگ بھی لے کر آیا، ایم کیو ایم بھی لے آئے. کلیئر موقع پہ ہم یہ بات ٹھیک کہہ رہی ہے کہ آپ نے 13 تاریخ کو یہ بل لے کرنا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا. پھر آپ نے کہا چلو دو دفعہ چائے پی لیتے ہیں اور آپ کے میڈیا کو بھی دکھا دیتے ہیں کہ آپ نے مشاورت کی. اور بالکل ایسا آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی نا خواجہ صاحب، وہ ضروری تھی. گفتن نشستن برخاستن ہم نے تمام حجت پوری کی ہے، اور جو تجاویز دی تھی ان میں سے ایک بھی آپ نے انیکٹ نہیں. خواجہ صاحب اب آگے کیا ہوگا؟ اب ہمارا آگے لائے عمل یہ ہے، آگے ہمارا لائے عمل یہ ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ آرٹیکل 140A کی ڈیفینیشن آپ کو ہم ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس کی ہم آپس میں بیٹھ کر اس کو انٹرپریٹ کریں اور عوام کو گراس روٹ لیول تک پہنچائیں. لیکن اس کے لیے اگر ہمیں اعلیٰ عدلیہ سے مدد لینی پڑے گی تو اب ہم اعلیٰ عدلیہ کے پاس بھی جائیں گے، ہم عدالت سے مدد بھی لیں گے اور تمام جمہوری اقدامات کریں گے تاکہ ہم اس نظام کو سندھ کے اندر جو اربن 50% مینڈیٹ ہے اس پہ ہم اس طرح سے اس مینڈیٹ کو ہم اس کے اوپر شبخون مارنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، یہ سندھ کی بات تو کمپلیٹ ہوئی. ذرا باقی صوبوں کی طرف بھی چلتے ہیں. باقی 3 گیسٹ بھی کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. عثمان بخاری صاحب، اعجاز چودھری صاحب اور جان اچکزئی صاحب. جان اچکزئی صاحب آپ کے پاس میں آؤں گی. خیبر پختونخوا میں جماعتی غیر جماعتی JUIF کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے اصولی طور پر تو ہمیں اعتراض نہیں ہے کہ ایک جمہوری پارٹی کے ناطے آپ پارٹی بیسس پہ الیکشن کو قبول کرتے ہیں، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس طرح انجوائزیشن جاری ہے PTI کا، جس طرح دوسری پالیسی جس میں آپ کا انفارمیشن بل ہے اور اسی طرح ایجوکیشن کے پالیسی کے حوالے سے جو NGO بنا رہے ہیں، یہ بھی ایک NGO نے بنایا ہے، کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. جس طرح لوپ ہولز اور اناملیز اسی میں ہے اور اس بل میں بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو PTI کی مینڈیٹ ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے اصلی یا نقلی، لیکن جس طریقے سے وہ بلڈوز کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ صوبے کے عوام کا جو انٹرسٹ ہے وہ کمپرومائز کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں نہ یہ ہمارے صوبے کے حق میں ہے نہ ہمارے ملک کے حق میں. عثمان بخاری صاحبہ آپ کے پاس میں آؤں گی. بلوچستان کی بھی ذرا میں بات کرنا چاہوں گی کیونکہ آپ کی پاکستان کی بھی ذرا میں بات کرنا چاہوں گی کیونکہ آپ کی پارٹی کی وہاں پر بھی میجورٹی ہے. ابھی تک باضابطہ اناؤنس نہیں ہوا لیکن وہاں پر بھی غیر جماعتی ہوں گے بلدیاتی انتخابات. دیکھیے یقیناً یہ بلوچستان کے لوگ اور اس اسمبلی کے لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے. ہماری اسمبلی کے اندر 67% آف دا ممبرز جو ہیں ان کی یہ رائے تھی کہ بجائے اس کے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ بیٹھ کر فیصلہ کرے، کسی ایک بندے کو ٹکٹ دے، اور وہ بہتر یہ ہے کہ جس علاقے کے لوگ ہیں علاقے کے لوگ اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے اپنا نمائندہ خود چوز کرے. 10 لوگ ایک پارٹی سے کھڑے ہو سکتے ہیں. لیٹ دا بیسٹ مین ون. اور جو اچھا آدمی جس کو لوگ پسند کرتے ہوں، جو اس پارٹی کا ٹیگ کی جو ہے وہ اس کی ضرورت نہ ہو. اور آج دیکھیے جمہوریت کی سینس یہ آپ کو میں بتاؤں، اس وقت ہمارا جو ریجن ہے اس میں انڈیا سب سے پرانی ڈیموکریسی ہے اور انڈیا میں تمام الیکشن جو ہیں وہ نان پارٹی ہوتے ہیں. بیکاز سینس یہ ہے کہ PTI کے لوگ جو ہے وہ PTI کے لوگوں کو نہ ڈھونڈتے پھریں، نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ نون لیگ کے لوگوں کو نہ ڈھونڈتے پھریں. اور ہمارے ملک میں تو یہ کانسیپٹ بھی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ دوسرے کے دفتر نہیں جا سکتا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ یہ تو بڑی اچھی بات ہے اعجاز چودھری صاحب، اگر عام آدمی کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. اعجاز چودھری صاحب یہ تو بڑی اچھی بات ہے. میں بتاتا ہوں غریدہ عظما بی بی پیپلز پارٹی کی بہت دیر تک کارکن رہی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کے مفہوم کو سمجھتی ہیں. یہ اس بات کو بھی جانتی ہیں کہ جو غیر جماعتی انتخابات ہوتے ہیں تو منڈی بن جاتی ہے، خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے، چھانگا مانگا اور سوات بنتا ہے. یہ پرانی پولیٹیکل ورکر ہے. نہ کرنا چاہے تو بجوری صاحب نہیں ہوتا. جماعت اسلامی نے آپ کی ٹریننگ کی ہے اور وہاں پہ دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو نہیں ہوتا. قلبی ہو جاتی ہے انسان کی. نون لیگ میں آنے کے بعد کوئی حیثیت قلبی ہو جاتی ہے کہ ساری بندے کی سارے خیالات. نہیں، جماعت اسلامی سے PTI میں آنے کے بعد بھی غلطی نہیں ہوتی. جی بالکل نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی. وہاں پر بھی ہم جماعتی انتخابات کے قائل تھے اور اب بھی ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے بنیادی منشور میں تھا. آپ اور نون لیگ جب آپ یعنی پیپلز پارٹی سے بیٹھے تو COD میں بھی بے نظیر صاحبہ کے دستخط ہیں اس کے اوپر. چنانچہ آپ تو دونوں طرح قابو آ جاتی ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں
کہ انتخابات میری فکر نہ کریں جوئی صاحب، آپ اپنی پارٹی کی بات کریں، میری فکر کرنا چھوڑ دیں. مجھے اصل میں سچی بات ہے، ہاں آپ میری فکر نہ کریں، میں قابو آؤں گی یا نہیں آؤں گی وہ میرا مسئلہ ہے، میں قابو کسی کے نہیں آتی ہوتی. اور میں آج بھی یہ سمجھتی ہوں کہ جب عام آدمی کا فیور جس میں ہو سکتی ہے، میں کسی پارٹی ٹیگ کو نہیں مانتی. عام آدمی کے مسائل کو حل ہونا چاہیے، اور عام آدمی کا مسئلہ جو ہے وہ پارٹی مینیفیسٹوز اور اس کی محتاج نہیں ہونا چاہیے. یہ سیاست چھوڑ دیں، کبھی عام آدمی کے بارے میں بھی سوچ لیا کریں. آپ نے تو تبدیلی لانی تھی نا، تبدیلی لانی تھی تو پھر لائیے تبدیلی. یہ تبدیلی ہے. اعجاز صاحب، آپ کو اعجاز صاحب، تبدیلی ہے. جو نون لیگ وہ پارٹی ہے، میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جس نے یہ ساری باتیں اس طرح کی کہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ہر آدمی کی ایک قیمت ہوتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اعجاز صاحب یہ الزامات در الزامات کا سلسلہ چلتا رہتا ہے سیاست میں. اور کے پی کے کے اندر جو کے پی کے کے اندر جو مثالی گورنمنٹ ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اعجاز صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ غیر جماعتی کریں گے جی. ایک منٹ کی غریدہ آمریت بنیادوں پہ انتخابات انہوں نے بات کر لی نا، مجھے بھی بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے. اکیلا پروگرام تو 1 to 1 نہیں ہو رہا. جو کچھ غریدہ میری بات کا جواب ضرور سن لیجئے. جی اعجاز صاحب پلیز کوئکلی، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. جی کے پی کے میں جو کچھ ہوا ہے اسمبلی کے ذریعے ہوا ہے، آئندہ بھی اسمبلی کے ذریعے ہوگا. اور جو کے پی کے میں تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ کلوجی گورنمنٹ ہے. جی عثما جی ٹائم مل جانا چاہیے. جی عثما جی آپ کہیے. عثما جی آپ کہیے. کے پی کے اندر جو کے پی کے، مجھے افسوس یہ ہے کہ آمریت کی انتہا یہ ہے کہ کے پی کے کی جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس نے کچھ اور اناؤنس کیا اور کل عمران خان صاحب نے کچھ اور اناؤنس کر دیا. ٹھیک ہے. سو کل پنجاب اسمبلی میں بھی جو ہوگا وہ اسمبلی کے تھرو ہی ہوگا، اسمبلی کے ممبرز ہی کریں گے. ٹھیک ہے. اور میجورٹی کے ساتھ جو مجھے رائے ہے ایک اور ہم سوال سمجھتے ہیں عام آدمی کے مسئلے حل ہونے چاہیے. سیاست چھوڑ دیں آپ. جی اچھل صحیح صاحب. جی اچھل صحیح صاحب. میں صرف یہ کہوں گا، اعجاز صاحب ایک منٹ پلیز. اچھل صحیح صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایک جملہ کہوں گا، یہ بالکل غلط ہے. عثما جی ایک منٹ پلیز. جسٹ ایک جملہ. غریدہ یہ بالکل غلط ہے کہ وہاں کے اسمبلی فیصلہ کرتی ہے، وہاں کا نہ اسمبلی فیصلہ کرتی ہے نہ وزیر اعلیٰ کرتے ہیں. فیصلہ جو ہے وہ بنی گالہ سے ہوتا ہے یا لاہور سے ہوتا ہے. 1 مین شو ہے، ریموٹ کنٹرول سے خیبر پختونخوا کو چلایا جا رہا ہے. اور آج بھی عمران خان نے دلیل سے کہا ہے کہ وہ اب بھی چلاتے رہیں گے. جو جمہوریت کے لیے، خیبر پختونخوا کے لیے ان کے بقول سب سے زیادہ مجھے ایک سوال، مجھے ایک آخری سوال کرنا ہے. مجھے ایک آخری سوال کرنا ہے. شمیلہ فاروقی صاحبہ کے پاس میں جاؤں گی. شمیلہ جی، اعجاز صاحب مجھے ایک آخری سوال کرنا ہے. شمیلہ جی یہ بتائیے، عام انتخابات دھاندلی کے الزامات، ضمنی انتخابات دھاندلی کے الزامات متنازع ہوئے، کیا بلدیاتی انتخابات بھی ان جھگڑوں کی وجہ سے متنازع ہو جائیں گے؟ دیکھیں خریدہ، لیٹس بی ویری پریکٹیکل. بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتی ہیں. کچھ میں سمجھتی ہوں کہ روایتی طور پہ لگاتی ہیں، کچھ حقیقتاً لگاتی ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ الیکشن میں ڈیفینیٹلی کچھ لیول پہ دھاندلی ضرور ہوئی ہوگی. میں یہ نہیں کہتی کہ 100% فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے ہیں، لیکن اگر کسی کے پاس شواہد ہیں تو اس کا پروسیجر ہے. الیکشن ٹریبیونل پہ جائیں، الیکشن کمیشن کے پاس جائیں، پھر ایونچولی سپریم کورٹ ہونے جا رہے ہیں. نہیں دیکھیں یہ کنٹروورشل بنا دیے جا رہے ہیں. میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ خدارہ یہ الیکشنز پہ اسپرشنز کاسٹ نہ کریں کہ دھاندلی ہوئی ہے. اب یہ بیٹھ کے پی ٹی آئی والے ہمیشہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، سوائے خیبر پختونخوا کے لیے. ان کے لیے پورے پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے. خیبر پختونخوا جو ہے نا وہاں تو اللہ کے فرشتے آئے تھے جنہوں نے الیکشنز کروائے. بات یہ دھاندلی وہاں بھی ہوئی ہے. پھر بہت معذرت اپنے گیسٹ کے ساتھ، ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ شمیلہ فاروقی صاحبہ، بہت شکریہ عظما بخاری صاحبہ، بہت شکریہ جان نجف زئی، اعجاز چودھری اور خواجہ اظہار الحسن. تو آج ہم نے بات کرنے کی کوشش کی کہ عام انتخابات کی طرح ضمنی انتخابات دھاندلی کے الزامات کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں. بلدیاتی انتخابات کا مستقبل کیا ہوگا؟ لیٹس ہوپ کہ تمام سیاسی جماعتیں افہام و تفہیم کے ساتھ مل کے بیٹھیں اور بلدیاتی انتخابات کے مسئلے کو، اس بل کے مسئلے کو بھی حل کر سکیں تاکہ عوام کو گراس روٹ لیول تک فائدہ پہنچ سکے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.